गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टडी अगेन इनकम मेथड। हमने जो कल पढ़ा था इनकम मेथड के अंदर उसकी फॉर्मूला वाइज देखा था, उसके कंपोनेंट्स देखे थे। एक बार उसको रिवाइज करेंगे आज। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके क्या प्रीकॉशन से, मतलब क्या लिमिटेशन से, हिंदी के अंदर बोल सकते हो क्या सावधानियां हैं जो हमारे को याद में रखनी पड़ती जब भी हम इनकम मेथड के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। And then we solve some numerical which are relates with the income method in today's class. First of all, we revise what is income method. In income method, we study factor income which is received by different factors of production against their contribution in the production process. As we know that there are four factors of production: land, labor, capital, and entertainment. And all these contribute in the production process of the economy, and they are getting different types of reward against their contribution in the production process in the form of rent, wages, interest, and profit. Their sum is known as factor income or NDPFC, which is also known as domestic income. And when we add NFIA to its domestic income or NDPFC, we will finally got the national income, which is NNPFC. First, we keep revise the formula of the national income or NDPFC. First, NDPFC, compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. Their sum is the NDPFC. And if we add NFIA to NDPFC, we will got NNPFC or national income. Now what is this compensation of employees, operating surplus, mixed income, ये क्या होते हैं? What are their meaning? अगर हम जब पढ़ते हैं इसको, हम बात करें compensation of employees। अब compensation of employees होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, हमने कल भी देखा था, हम वापस देखते हैं। compensation of employees का मीनिंग है जब एक वर्कर वर्क करता है, एम्प्लॉय वर्क करता है, तो उसके वर्कर क्या उसको compensation मिल रहा है, either it is in the form of cash, either it is in the form of kind, or either it is in the form of social security contribution by the employer। जब एक एम्प्लॉय वर्क करता है तो उसके वर्क के अगेंस्ट जिसको जो रिवार्ड मिलता है, एक तो उसको कैश के फॉर्म में मिलता है। कैश के फॉर्म में क्या मिलेगा उसको? वेजेस मिलता है, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, इंसेंटिव्स है, all these is getting in the form of cash. Second is kind, or in the form of kind is getting different types of services. These services include free accommodation, it include free uniform, it include free education, it include free or subsidized food, it include free Wi-Fi or any other facilities. It means जब एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसके वर्क के इसको क्या चीज फ्री में अवेलेबल हो रही है, और जो चीज उसको फ्री में अवेलेबल हो रही है, ठीक है, उसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, कैश में कन्वर्ट नहीं हो रही, उसको किस में मिल रहा है, वो फ्री के फॉर्म में। इट मींस के लिए उसको पे नहीं करना पड़ रहा, और एक तरह से उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम है ये, एंड इट विल बी एड विद द कैश। एक तो कैश में उसको मिल रहा है और दूसरा उसको इन सर्विसेज फॉर्म में बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तीसरा होता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो अवेलेबल कराता है, जैसे उसके नाम पे इंश्योरेंस कराना है, या उसके नाम पे प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट्स करना है, या उसके नाम पे किसी रिटायरमेंट स्कीम में डिपॉजिट्स करना है, ऑल दीस आर नोन एज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। इसमें एक चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि इसमें जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एम्प्लॉयर का इंक्लूड होता है, एम्प्लॉय का इंक्लूड नहीं होता। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो तो उसको इनकम मिलने के बाद उसके द्वारा किया जाने वाला एक्सपेंडिचर है, एंड इट इज नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हिच वी स्टडी इन द एक्सपेंडिचर मेथड। जब एक्सपेंडिचर मेथड हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे क्या होता है। तो आपको सिंपली आपने क्या समझा कि जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है उसके तीन पार्ट हो गए: कंपनसेशन इन कैश, कंपनसेशन इन काइंड, एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, एंड देयर सम इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकंड हम बात करते हैं इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज द इनकम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड इनकम अगेंस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। अब इनकम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें, अगर किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी है तो उसको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या मिल रहा है? ही रिसीव थ्री थिंग्स। व्हाट ही रिसीव? रेंट एंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, and
एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। सो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट इज द ऑपरेटिंग सरप्लस। और इन ऑपरेटिंग सरप्लस से इंक्लूड रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आई रिपीट अगेन, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट इज द इनकम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट इज द इनकम अगेंस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। इसका सब हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर किसी क्वेश्चन में जब आप सोल्व करते हैं उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता, उसमें क्या लिखा होता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। आप इनका सम कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। हो सकता है चार में से आपको तीन ही आइटम मिले, फॉलो रॉयल्टी नहीं मिला, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिल गया, तो आपने उसका सम कर दिया। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस हो देगा तो आपको किसी भी तरह की अदर जो इनकम है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एंटरप्रेन्योर की इनकम है आपको अलग से ऐड नहीं करनी। जैसे किसी क्वेश्चन में उसने लिख दिया ऑपरेटिंग सरप्लस 500 और साथ में लिख दिया प्रॉफिट इक्वल 70, तो प्रॉफिट आपको अलग से ऐड नहीं करना है। इट इज इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉफिट किसका भाग है? ऑपरेटिंग सरप्लस का, और आपको अलग से प्रॉफिट उसमें इंक्लूड नहीं करना है। सेकेंडली, प्रॉफिट को भी अलग से पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें वो कभी बताया था। प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला पार्ट होता है डिविडेंड, सेकंड होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, जिसको कॉर्पोरेशन बिजनेस टैक्स भी बोला जाता है, और तीसरा पार्ट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। जब एक फर्म को प्रॉफिट होता है तो उसका एक पार्ट फर्म क्या करती है? एच प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, हम उसको बोलते हैं डिविडेंड। दूसरा, फर्म अपने प्रॉफिट का एक पार्ट गवर्नमेंट को पे करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ठीक है, जिसको बोलते हैं जनरली कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट बिजनेस टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। और तीसरा पार्ट होता है फर्म अपने प्रॉफिट का एक पार्ट खुद के पास रिजर्व फॉर्म में रखती है, वो कहलाता है हमारे लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या बोल सकते हो आप उसे रिटेन अर्निंग, या उसको बोल सकते हो सेविंग ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। तो जो अलग अलग नाम से बोला जाता है, मीनिंग एक ही होता है। तो जो अल्टरनेटिव नेम्स मैं आपको बता रहा हूं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो प्रॉफिट में क्या हुआ? कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे प्रॉफिट सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वो पार्ट्स आपको याद रखना है। कौन कौन से? प्रॉफिट के क्या पार्ट्स हुए? डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखा हुआ है तो आप उसके एक्स्ट्रा किसी सब पार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसने क्वेश्चन लिख दिया प्रॉफिट इक्वल 600 और डिविडेंड इक्वल 100, तो अलग से डिविडेंड उसमें ऐड नहीं करना है, डिविडेंड ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूड है। अगर प्रॉफिट नहीं है तब आप प्रॉफिट फाइंड करेंगे। अब प्रॉफिट के बाद में एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है, अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमेशा इंक्लूड होता है बिफोर पेइंग द टैक्स, मतलब ओरिजिनल फॉर्म इंक्लूड करते हैं प्रॉफिट। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देन यू हैव टू इंक्लूड कॉर्पोरेशन टैक्स। तब प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स। कुछ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्या आ जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। तो हमारे को क्या करना है? आपको क्या लेना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा तभी आपको कॉर्पोरेशन टैक्स ऐड करना है, और आपको ऐसे नहीं करना है कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया और कॉर्पोरेशन टैक्स भी दे दिया तो आप उसमें ऐड करेंगे, वो आप नहीं करना। आपको क्या करना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा तभी आपको उसमें कॉर्पोरेशन टैक्स ऐड करना है, जिससे कि आप क्या फाइंड करेंगे? प्रॉफिट। तो ये थोड़े से प्री क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बताया अबाउट द ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा कांसेप्ट आता है मिक्स्ड इनकम। इसमें जनरली ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे को नहीं आती, ये इसी फॉर्म में होता है। और मिक्स्ड इनकम क्या होता है? इट इज द इनकम व्हिच वी कांट डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जो इनकम किसी फैमिली को या किसी आप बोल सकते हैं पर्सन को मिल रही है, और उस इनकम को हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो इनकम हमारे लिए क्या कहलाती है? मिक्स्ड इनकम। और ये आपके एग्जाम में जनरल इसी नाम से आते हैं, इसके सब पार्ट्स नहीं होंगे। सो व्हेन यू हैव कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, यू विल नोट एनएमपी, एनडीपीएफसी। और जब एनडीपीएफसी में आप एनएफआई ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? एनएनपीएफसी और नेशनल इनकम। ओके, ये सीधा सिंपल फॉर्मूला है नेशनल इनकम फाइंड करने का बाय द इनकम मेथड जो मैंने आपको बताया। अब इसके आपके इंपॉर्टेंट है, जब आप इनकम मेथड आप पढ़ते हैं तो आपके इसके क्या प्रिकॉशंस हैं, हिंदी के अंदर बोलते हैं इसकी क्या सावधानियां या लिमिटेशंस हैं जो आपको याद में रखनी पड़ती है।
जो कोई से मेथड आप ले लो, जब हमने इससे वैल्यूएटेड मेथड पढ़ा था तो हमने उसकी लिमिटेशंस करी थी। इनका मेथड है, उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको याद में रखनी है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द इनकम मेथड? फर्स्ट वी डिस्कस इज ट्रांसफर इनकम। हम इनकम मेथड की बात करें या वैल्यूएटेड की बात करें या एक्सपेंडिचर की बात करें, किसी भी मेथड में ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होता है। एक चीज आपको याद होगा, ट्रांसफर इनकम इज इट्स इनकम व्हिच वी आर रिसीविंग विदाउट डूइंग एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। बिना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी किए हमें जो इनकम मिल रही है वो पहले क्या कहलाती है? ट्रांसफर इनकम। और ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि किसी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जस्ट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, pocket money, gifts, donations, all these are the transfer income which never include in the measurement of national income. नेशनल का मेजरमेंट में कभी भी इंक्लूड नहीं की जाएगी। सीधा सा आंसर पे क्योंकि अनप्रोडक्टिव इनकम है, इसके अगेंस्ट किसी भी तरह की गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होगा। द सेकंड इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स को सेल करने पर जो इनकम हमारे को मिलती है वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। कोई जो फर्स्ट टाइम सेल हुआ था ओरिजिनल फॉर्म में, तभी उसकी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया गया था। अगर आगे अगर उसको बार-बार सेल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, एंड टू अवॉइड इट वी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ए गुड्स व्हेन फर्स्ट टाइम इट्स ओरिजिनली सोल्ड इन द मार्केट। अब इसमें एक चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, इनकम अर्न्ड बाय द ब्रोकर or commission agent of the second hand goods will be included in the measurement of national income because it is considered as factor income. एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है जो एक ब्रोकर वर्क कर रहा है एज ए सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अब उसने किसी पर्सन को एक सेकंड हैंड कार सेल ऑन कराया और उसने क्या करा, बायर और सेलर से, मान लीजिए दोनों से 5 लाख की कार है, 1% दोनों से उसने कमीशन लिया, मतलब 5,000, तो उसको टोटल कमीशन मिला 10,000। जब नेशनल इनकम का मेजरमेंट करेंगे तो कार की जो वैल्यू है 5 लाख, हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, पर जो ब्रोकर का कमीशन मिल रहा है उसको 10,000 रुपीस, मान लीजिए उसने दोनों पार्टी से लिया, वो 10,000 रुपीस नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा बिकॉज इट विल ट्रीट एज फैक्टर इनकम। उसको जो कमीशन मिला ब्रोकर को, हमने उसको क्या माना? फैक्टर इनकम, और नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, आप इसको याद रखना कि जो सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू है वो नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं होती है, जबकि अगर सेकंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज करने से किसी ब्रोकर या कमीशन एजेंट को ब्रोकरेज से कमीशन मिल रहा है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स will not be included in the measurement of national income. Reason is meant because it's not contribute to any production activity. ये किसी भी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इट इज ओनली द पेपर क्लेम्स एंड शोज द चेंज इन ओनरशिप। पर यहाँ भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रोकर या कमीशन एजेंट है जिसके थ्रू शेयर सेल और परचेज किए जा रहे हैं और उसका कोई कमीशन बनता है तो कमीशन नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो इस चीज को याद रखना, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, इनकी वैल्यू हम इंक्लूड नहीं कर रहे, बट अगर इनके सेल और परचेज के अगेंस्ट अगर कोई ब्रोकर या कमीशन एजेंट है उसका कोई कमीशन बन रहा है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा बिकॉज इट विल ट्रीट एज फैक्टर इनकम। द नेक्स्ट इज विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड इनकम। हिंदी के अंदर बोलते हैं अप्रत्याशित, अचानक से लाभ या अचानक से प्रॉफिट हो जाना, ये कहलाता है हमारे लिए विंडफॉल गेन। और ये विंडफॉल गेन भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि इसके लिए भी किसी तरह की कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं की जाती। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इनकम फ्रॉम लॉटरी। अब किसी पर्सन को लॉटरी में प्राइज मिला, जो भी उसका वैल्यू है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उसके अगेंस्ट किसी भी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं की जा रही है। सिमिलरली इनकम अर्न फ्रॉम द हॉर्सेस, मतलब हॉर्सेस को उसने कुछ इनकम उसने अर्न करा, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो रहा है। रीजन कि उसके अगेंस्ट में किसी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं की। और ये सब क्या हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड इनकम है जिसके अगेंस्ट में प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं की जा रही, एंड इट विल बी इंक्लूड, सॉरी इट विल नेवर बी इंक्लूड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज इनपुटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय owners of production units will be included in the measurement of national income.
inputted value of the services provided by the owners of प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। जैसे इनपुटेड वैल्यू की अगर बात करें, खुद की दुकान का किराया, खुद के मकान का किराया, जो इस तरह की इनपुटेड वैल्यू होती है, खुद की कैपिटल का इंटरेस्ट, ऑल दिस आर इंक्लूड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्योंकि हम आपका किसी को पे नहीं कर रहे, पर्सनल इंटरेस्ट की उसकी जो बोल सकते हो रेंट है वो तो बन रहा है, उसका मॉनेटरी मेजरमेंट हो रहा है, इसलिए उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। वन मोर, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, मुझे इलीगल एक्टिविटीज से इनकम हो रही है, चाहे वो स्मगलिंग है या कोई करप्शन से इनकम हो रही है, हम उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। लॉजिक, एक तो उसका लीगल मेजरमेंट नहीं हो रहा, और सेकंड हम उसको किसी भी तरह के हमारे अकाउंटिंग के अंदर या हमारे टैक्सेशन सिस्टम में हम कहीं पर भी उसको शो ऑफ नहीं कर पाते। वन मोर, पेमेंट ऑफ द पास्ट सेविंग, जो हमारे पास्ट सेविंग्स है उससे जो हमारे को पेमेंट मिल रहा है उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। बेसिक रीजन इज इट्स नॉट रिलेट्स विद द करंट ईयर इनकम, इसका करंट ईयर इनकम या करंट ईयर जो प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विस का, उससे कोई लेना देना नहीं। सो ऑल दीज आर द प्रीकॉशंस ऑफ द वैल्यू, all these are the precaution of the income method which we have to keep in mind when we solve the numerical portion of income method। जब नेशनल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जो मैंने आपको इसके लिमिटेशंस बताई है उनको आपको ध्यान में रखना नंबर 1। जैसे मान लो विंडफॉल गेन की इनकम इंक्लूड नहीं होती, सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, और सेकंड हैंड गुड्स का किसी तरह का कमीशन मिलता है वो इंक्लूड होता है, इलीगल एक्टिविटी से जो इनकम मिल रही है वो इंक्लूड नहीं होती, शेयर बॉन्ड्स डिबेंचर से जो इनकम मिल रही है वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं। तो जब भी आप नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक तो आपको उसको फॉर्मूला वाइज पूरा याद रखना है, और दूसरा आपको इसके जो प्री क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको बताया उसको याद रखना है। और जब हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर हम नेशनल इनकम के डिफरेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। इन द नेक्स्ट क्लास आई रिपीट अगेन, वी solve different questions of national income by the income। Thank you.